हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की कुछ खास खबरें। परिषदीय स्कूलों में संसाधन और सुविधाएं बढ़ाने के साथ ही चोरों का डाका। निरीक्षण में गैरहाजिर 98 शिक्षक निलंबित। 2323 का वेतन रोका। 547 से मांगा गया स्पष्टीकरण। पाठ्य पुस्तक अधिकारी समेत 4 अफसरों का तबादला। निःशुल्क किताबों की आपूर्ति में देरी बताई जा रही वजह। डाइट लखनऊ के प्राचार्य को एडी बेसिक का अतिरिक्त प्रभार। बेसिक स्कूलों में नए रसोइयों के चयन को मिली हरी झंडी। मुख्यमंत्री ने किया 700 आंगनबाड़ी केंद्रों का लोकार्पण व शिलान्यास। अनुकंपा नियुक्ति में आश्रित मृतक के समान पद का हकदार हाईकोर्ट। आधार को हर 10 साल में करना पड़ सकता है अपडेट। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं आज की कुछ विशेष खबरें किंग्समैन ई-हब यूट्यूब चैनल पर। परिषदीय स्कूलों में संसाधन और सुविधाएं बढ़ने के साथ ही चोरों का डाका। नहीं होता किसी भी चोरी का खुलासा। रिपोर्ट दर्ज करने तक रहती कार्रवाई। चौकीदार न होने से छात्रों की रहती मौज। वारदातों के दौरान नहीं रहता कोई भी डर। फतेहपुर नीचे दी गई चोरी की कुछ घटनाएं मात्र नजीर हैं। प्रदेश के परिषदीय स्कूल बीते कई दशकों से चोरों से मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन न तो चोर पकड़े जाते हैं और न ही चौकीदारों की तैनाती की गई। जैसे जैसे स्कूल में सुविधाएं बढ़ती जा रही वैसे ही चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। विडंबना है कि परिषदीय स्कूलों में हुई चोरी की घटनाओं को पुलिस गंभीरता से नहीं लेती। अपना क्राइम रिकॉर्ड को सेहतमंद रखने के लिए इन घटनाओं के संबंध में मुकदमा तक दर्ज नहीं होता। खुलासा तो दूर की कौड़ी है। एफआईआर न होने पर हेडमास्टर या तो ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कराते हैं या फिर तहरीर पर मुहर लगाकर सबूत के तौर पर रख लिया जाता है। सरकार सुविधाएं देती है, चोर चुरा लेते हैं। परिषदीय स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की स्थापना के लिए सरकार ने गैस सिलेंडर, चूल्हा, बर्तन, सबमर्सिबल पंप, सोलर पैनल, पंखे और तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। तमाम स्कूलों में चोर इन सामानों में हाथ साफ कर देते हैं। ऐसे में सरकार की मंशा धरातल पर सफल साबित नहीं हो रही है। स्कूलों में एक बार नहीं कई बार चोरी। ऐसे कई परिषदीय स्कूल हैं जहां एक बार नहीं कई बार चोरी हुई है। कल्याणपुर थाना क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय साई में 5 बार, प्राथमिक विद्यालय सगुनापुर में 6 बार, प्राथमिक विद्यालय हरबंसपुर में 3 बार, सीएस पहरवापुर में 6 बार, प्राथमिक विद्यालय अदमापुर में 4 बार चोरी की घटनाएं हुई। जिले के एक अन्य उत्कृष्ट विद्यालय मलवा क्षेत्र के कंपोजिट विद्यालय पहरवापुर में अब तक 6 बार चोरी हुई। गैस सिलेंडर, मिड डे मील, बर्तन, 16 सोलर पैनल समेत हजारों का माल चोर ले गए। हेडमास्टर नीलम भदौरिया ने कहा कि चौकी चौड़गरा में प्रार्थना पत्र दिया गया, तहरीर में मुहर लगाकर दे दी गई और कहा कि यही एफआईआर है। अब तक का मामला ज्यों का त्यों है। बहुआ कस्बे के गांधीनगर मोहम्मदला स्थित प्राथमिक विद्यालय में खिड़की तोड़कर चोरी कर ली। चोरों ने ब्लूटूथ स्पीकर, रेडियो, स्टेशनरी, खेल का सामान समेत लाकर तोड़कर सामान तहस नहस कर दिया। हेडमास्टर नीलम देवी ने बताया कि 2 वर्ष में 3 बार चोरी की घटनाएं हुई हैं। चौड़गरा क्षेत्र के ही प्राथमिक विद्यालय अदमापुर में 4 बार चोरी की घटनाएं हुई। चोर काफी सामान ले गए। हेडमास्टर प्रमोद कुमार ने बताया कि चौकी में सिर्फ तहरीर में मुहर लगाकर दे दी गई। जिले के उत्कृष्ट स्कूलों में शुमार एराया ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय मलुकपुर में बीती जुलाई को अज्ञात चोरों ने प्रोजेक्टर, सीलिंग फैन, कुर्सियां और खेल के सामान समेत करीब 70,000 का माल पार कर दिया। हाल ही में सबमर्सिबल की केबल काट ले गए। हेडमास्टर ने थाने में तहरीर दी, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई। ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कराई गई। निरीक्षण में गैरहाजिर 98 शिक्षक निलंबित। 2323 का वेतन रोका। 547 से मांगा गया स्पष्टीकरण। विशेष निरीक्षण अभियान की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई। लखनऊ परिषदीय विद्यालयों के विशेष निरीक्षण अभियान में गैरहाजिर मिले 98 शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है। सितंबर के पहले पखवाड़े की रिपोर्ट के आधार पर ड्यूटी के प्रति लापरवाह कुल 2968 शिक्षकों पर कार्रवाई हुई है। उनमें 2323 का वेतन रोका गया और 547 से स्पष्टीकरण मांगा गया। महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजयकांत आनंद ने विशेष निरीक्षण अभियान 19 से 30 सितंबर तक जारी रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों के अभियान में किसी तरह की लापरवाही न बरतने की हिदायत दी है। विशेष अभियान के तहत सभी मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक और बीएसए को निर्देश है कि वे जिले के दूरस्थ 4 ब्लॉकों का चयन करें और खंड शिक्षा अधिकारियों व जिला समन्वयकों को रोजाना सुबह 6 बजे से जिला मुख्यालय बुलाकर चिन्हित विद्यालयों में निरीक्षण के लिए भेजें। निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर लापरवाह शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई करें। इस आधार पर इस माह के पहले पखवाड़े में इन शिक्षकों पर कार्रवाई हुई है। निरीक्षण रिपोर्ट न भेजने वाले 12 जिलों के अधिकारियों पर हो सकती है कार्रवाई। पहले पखवाड़े की निरीक्षण रिपोर्ट न भेजने वाले 12 जिलों के अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो सकती है। मथुरा, अलीगढ़, प्रयागराज, बलिया, पीलीभीत, संत कबीर नगर, अम्बेडकर, देवरिया, महाराजगंज, जालौन, फर्रुखाबाद और हापुड़ ने निरीक्षण रिपोर्ट नहीं भेजी है।
महानिदेशक ने इसे घोर लापरवाही व अनुशासनहीनता मानते हुए संबंधित अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। उन्होंने सभी जिलों को अगले निरीक्षण अभियान का ब्यौरा अनिवार्य रूप से भेजने के निर्देश दिए हैं। पाठ्य पुस्तक अधिकारी समेत 4 अफसरों का तबादला, निःशुल्क किताबों की आपूर्ति में देरी बताई जा रही वजह। लखनऊ शासन ने प्रदेश के प्रसिद्ध विद्यालयों में निःशुल्क किताबों के वितरण की व्यवस्था संभाल रहे बेसिक शिक्षा विभाग के पाठ्य पुस्तक अधिकारी का तबादला कर दिया है। माना जा रहा है कि उन्हें किताब की आपूर्ति निर्धारित समय सीमा में न हो पाने के कारण हटाया गया है। इसके अलावा 3 अन्य अधिकारी इधर से उधर किए गए हैं। अब तक पाठ्य पुस्तक अधिकारी व वरिष्ठ विशेषज्ञ निर्माण व वरिष्ठ विशेषज्ञ स्कूल शिक्षा के पद का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे श्याम किशोर तिवारी को अब समग्र शिक्षा राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ में वरिष्ठ विशेषज्ञ पद पर तैनात किया गया है। विभागीय अधिकारी इसे सामान्य तबादला करार दे रहे हैं। वहीं कुछ लोग इसके पीछे जिलों में किताबों की आपूर्ति समय से न हो पाना बता रहे हैं। गौरतलब है कुल 11.5 करोड़ किताबों की आपूर्ति जिलों में 5 सितंबर तक होनी थी, लेकिन अभी तक यह पूरी नहीं हो पाई है। उधर अन्य तबादलों में लखनऊ डाइट के प्राचार्य पवन कुमार सचान का स्थानांतरण संयुक्त शिक्षा निदेशक प्रशिक्षण SCERT लखनऊ के पद पर किया गया है। उन्हें पाठ्य पुस्तक अधिकारी व मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक लखनऊ मंडल का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। डाइट लखनऊ के प्राचार्य को ADBC का अतिरिक्त प्रभार। लखनऊ उत्तर प्रदेश सामान्य शिक्षा संवर्ग सेवा समूह का के 4 अधिकारियों का तबादला किया गया है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ के प्राचार्य पवन कुमार सचान को संयुक्त शिक्षा निदेशक प्रशिक्षण SCERT लखनऊ के पद पर भेजा गया है। साथ ही उन्हें पाठ्य पुस्तक अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ और मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक लखनऊ का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। पाठ्य पुस्तक अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ का अतिरिक्त प्रभार वरिष्ठ विशेषज्ञ निर्माण व वरिष्ठ विशेषज्ञ स्कूल शिक्षा लखनऊ श्याम किशोर तिवारी को वरिष्ठ विशेषज्ञ समग्र शिक्षा राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ के पद पर भेजा गया है। संयुक्त शिक्षा निदेशक प्रशिक्षण SCERT लखनऊ अजय कुमार सिंह को प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ के पद पर भेजा गया है। वहीं प्राचार्य राज्य शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश प्रयागराज के प्राचार्य डॉक्टर आशुतोष दुबे को उप शिक्षा निदेशक SCERT लखनऊ बनाया गया है। संयुक्त सचिव कामता प्रसाद सिंह ने सभी को नई तैनाती स्तर पर कार्यभार ग्रहण करने का आदेश दिया है। बेसिक स्कूलों में नए रसोइयों को चयन को मिली हरी झंडी। प्रतापगढ़ जिले के 2364 स्कूलों में बच्चों को पका पकाया भोजन परोसने के लिए नई रसोइयों की तैनाती को हरी झंडी मिल गई है। बच्चों की संख्या बढ़ने पर स्कूलों में रसोइयों की संख्या भी बढ़ाई जा सकेगी। चयन में पहली प्राथमिकता स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों को मिलेगी। अभिभावक नहीं मिलने पर प्रधानाध्यापक किसी भी महिला और पुरुष को रसोइया के रूप में चयन कर सकते हैं। जिले में बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूल में कक्षा 1 से 8 तक, माध्यमिक शिक्षा विभाग के राजकीय और सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 6 से 8 तक पढ़ने वाले बच्चों को दोपहर का भोजन परोसने के लिए रसोइयों का चयन नए सिरे से होगा। रसोइयों के चयन में स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के परिजनों को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर कोई अभिभावक खाना बनाने को तैयार नहीं है तो हेडमास्टर किसी भी व्यक्ति का चयन कर सकेगा। कोरोना काल में 2 साल से रसोइयों के चयन पर रोक लगी हुई थी, मगर इस वर्ष रसोइयों के चयन के लिए हरी झंडी दे दी गई है। शासन ने रसोइयों का चयन ग्राम पंचायत स्तर पर गठित समिति से कराने को कहा है। विभाग ने चयन करने के लिए कोई तिथि निश्चित नहीं की है, बल्कि हेडमास्टरों से गाँवों में मुनादी कराकर चयन करने को कहा है। सितंबर माह ही इनका चयन हो जाना है। 2000 रुपये होगा रसोइयों का मानदेय। जिले में पहले से तैनात और नए तैनात होने वाले रसोइयों को अब 2000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। अभी तक रसोइयों को 1500 रुपये मानदेय मिलता था। शासन ने बढ़े मानदेय का भुगतान करने के लिए बजट जारी कर दिया है। 2000 रसोइयों का मानदेय होगा। बच्चों की संख्या को रसोइयों की तैनाती का आधार बनाया गया है। जिन स्कूलों में बच्चों को MDM खाने को मिलता है उनमें रसोइयों का चयन करने के लिए शिक्षकों से कहा गया है। बच्चों की संख्या के आधार पर खाली पदों पर रसोइयों का चयन किया जा सकेगा। भूपेश सिंह, बेसिक शिक्षा अधिकारी। मुख्यमंत्री ने किया 700 आंगनबाड़ी केंद्रों का लोकार्पण व शिलान्यास। लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय पोषण माह के अवसर पर शुक्रवार को जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों आंगनबाड़ी केंद्र गोद लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि समाज के सक्षम तबके के लोग आंगनबाड़ी केंद्रों को गोद लेकर वहां की बुनियादी सुविधाएं ठीक करवाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पहले से बहुत अधिक सुधार हुआ है। पहले नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यूपी फीसदी होता था। 5 वर्षों से अधिक परिश्रम की बदौलत आज एनीमिया यूपी का औसत राष्ट्रीय औसत से भी अच्छा है। शिशु व मातृ मृत्यु दर भी कम करने में सफलता मिली है। राष्ट्रीय पोषण माह के मौके पर लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 700 आंगनबाड़ी केंद्रों का लोकार्पण व शिलान्यास किया। उन्होंने सक्षम एवं सशक्त आंगनबाड़ी पुस्तिका का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने सहयोग एवं बाल पिटारा ऐप का भी शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए दुलार कार्यक्रम भी शुरू किया। इसमें बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा, उनकी देखभाल और सुरक्षा के बारे में जानकारी फोन कॉल के माध्यम से जनप्रतिनिधि को दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों में 1.70 करोड़ बच्चे पंजीकृत हैं। इनकी नींव मजबूत करने की जिम्मेदारी हम सबकी है। बचपन और वर्तमान सुरक्षित है तो देश का भविष्य सुरक्षित होगा। मुख्यमंत्री ने पोषण माह को राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाने के लिए प्रधानमंत्री और आंगनबाड़ी केंद्र को गोद लेने का अभियान संचालित करने के लिए राज्यपाल का आभार जताया। कहा कि पहले पोषण मिशन एक मकड़ जाल था। पोंटी चड्डा की कंपनी और इशारा करते हुए कहा कि पहले जो लोग शराब बेचते थे वही पोषण पोषाहार भी बेच रहे थे। हमने यहाँ का महिला स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी बहनों को इसे जोड़ा गया। उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से मोबाइल फोन पर सारी सूचनाएं अपलोड करने की आदत डालने की अपील की। कहा कि बहुत अच्छा करने के बाद ही हम डाटा के मामले में पिछड़ जाते हैं।
अनुकंपा नियुक्ति में आश्रित मृतक के समान पद का हकदार हाईकोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा कि मृतक आश्रित नियमावली के तहत मृत कर्मचारी के आश्रित को उस पद पर नियुक्ति का अधिकार है जिस पद पर मृतक कर्मचारी कार्य करता रहा है, बशर्ते आश्रित उस पद के लिए सभी योग्यताएं रखता हो। इसी के साथ कोर्ट ने जिला न्यायालय आगरा में कार्यरत निजी सहायक के आश्रित को तृतीय श्रेणी के पद पर उसकी योग्यता अनुसार नियुक्ति देने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान ने आगरा के अभिषेक मिश्र की याचिका पर दिया है। याचिका का कहना था कि उसके पिता जिला न्यायालय आगरा में निजी सहायक के पद पर कार्यरत थे। सेवा काल में उनकी मृत्यु हो गई। याची ने मृतक आश्रित कोटे के तहत नियुक्ति के लिए आवेदन किया। जिला जज आगरा ने उसके आवेदन पर कंसल्टेटिव कमेटी से रिपोर्ट मांगी। कंसल्टेटिव कमेटी ने 22 फरवरी 2022 को रिपोर्ट दी, जिस आधार पर जिला जज ने याचक को चतुर्थ श्रेणी पद पर नियुक्ति का प्रस्ताव दिया। इसके खिलाफ याची ने याचिका दाखिल की। उसका कहना था कि वह तृतीय श्रेणी के पद पर नियुक्त होने की सभी योग्यताएं रखता है, उसके बावजूद इसे चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति दी जा रही है। कंसल्टेटिव कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया कि याची के पास ना तो CCC का सर्टिफिकेट है और न ही हिंदी व अंग्रेजी में टाइपिंग योग्यता का कोई प्रमाण पत्र उसने दिया है। याची ने उर्दू में विशेष योग्यता का कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया है। इस आधार पर उसे तृतीय श्रेणी पद पर नियुक्ति योग्य नहीं पाया गया। दूसरी ओर याची कहना है उसके पास कंप्यूटर की MCA डिग्री है, इसके अलावा हिंदी और अंग्रेजी में टाइपिंग था, उर्दू में विशेष योग्यता का अनुभव भी रखता है। उसके आदेश में मांगे नहीं गए, इसलिए उसने आवेदन के साथ ही दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए। याची का कहना था कि यदि उसके मामले में पुनर्विचार किया जाए तो वह दस्तावेज प्रस्तुत कर सकता है। याची के अधिवक्ता ने सुनील कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि याची उसी पद पर नियुक्त पाने का अधिकार रखता है जिस पद पर उसके पिता कार्यरत थे, क्योंकि वह उस पद के लिए जरूरी योग्यता रखता है। कोर्ट ने कंसल्टेटिव कमेटी व जिला जज आगरा के आदेश को रद्द करते हुए निर्देश दिया है कि याची से विस्तृत प्रत्यावेदन लिया जाए जिसमें वह सभी निर्धारित योग्यताओं का प्रमाण पत्र देगा और यदि उसी योग्य पाया जाता है तो उसके पक्ष में नियमानुसार निर्णय लिया जाए। आधार को हर 10 साल में करना पड़ सकता है अपडेट। अभी 5 और 15 वर्ष की आयु के बाद के बच्चों को आधार अपडेट करना अनिवार्य। नई दिल्ली भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI आधार में महत्वपूर्ण बदलाव करने की तैयारी में है। इसके तहत लोगों को 10 साल में आधार अपडेट करना पड़ सकता है। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि अभी 5 और 15 वर्ष की आयु के बाद बच्चों के आधार के लिए अपने बायोमेट्रिक्स को अपडेट या नया करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि UIDAI लोगों को हर 10 साल में एक बार अपने बायोमेट्रिक जनसांख्यिकी आदि को अपडेट करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। उन्होंने कहा कि एक बार जब कोई व्यक्ति एक निश्चित उम्र से अधिक हो जाता है, उदाहरण के तौर पर 70 वर्ष, तो इसकी आवश्यकता नहीं होगी। UIDAI ने मेघालय, नागालैंड और लद्दाख में कुछ फीसदी लोगों की संख्या को छोड़कर देश में करीब सभी वयस्कों का आधार बन चुका है। उन्होंने कहा कि नागालैंड में NRC राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर मुद्दे के कारण नामांकन देर से शुरू हुआ, जबकि नागालैंड और लद्दाख में कुछ दूर दराज के इलाकों को कवर किया जाना बाकी है। नामांकन केंद्रों से जोड़े जाएंगे डाकिये। UIDAI के पास 50,000 से अधिक नामांकन केंद्र है। जल्दी 1.5 लाख डाकियों को भी इसके तहत जोड़ने की तैयारी है। शुरुआत में ये डाकिये आधार कार्ड धारकों को मोबाइल नंबर और पते अपडेट करेंगे। इससे लोगों को घर बैठे आधार नामांकन जैसी सुविधाएं मिल सकेंगी। UIDAI राज्यों को कल्याणकारी योजनाओं के साथ जुड़ने की तैयारी कर रहा है या फर्जीवाड़ा रोकने में मदद करेगा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की DG यात्रा योजनाओं को भी यात्रियों के सत्यापन के लिए आधार से जोड़ा जाएगा। तो दोस्तों, ये रहा आज का कुछ खास खबरें। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।